हाय, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सुमित भूषण है और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो थ्री टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वेक्टर्स में। यस, तो थ्री टाइप के जो मल्टीप्लिकेशन हैं और भी होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग थ्री टाइप के सीखेंगे। एक है कि किसी स्केलर क्वांटिटी से हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, और ये दोनों जो है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसमें हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हम आगे देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट या फिर उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं आज के लेक्चर में हम चीज़ें देखेंगे। बट पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। यानी कि अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर को, तो क्या होता है आइए चल देखते हैं। तो यहाँ हमने टॉपिक का नाम दे दिया है मैंने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, कोई भी वेक्टर एक ए ले लिया, उसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अगर हम एक क्वांटिटी लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी के, है ना, तो और उससे हम इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जो उसकी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ना, उसमें मैग्नीट्यूड में के से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि के अपने आप में एक वेक्टर नहीं है, के एक स्केलर है। तो जो वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड थी उसमें के से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इसका इफेक्ट ये होगा, जो वेक्टर था वो, उसका जो लेंथ थी वेक्टर की, तो वेक्टर की जो लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो जो लेंथ थी वेक्टर की वो अब बढ़ या घट जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि के एक से बड़ा है या छोटा है। अगर के एक से बड़ा है तो जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगी। यदि के एक से छोटा है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो पहले से कम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये देखिए, इसका डायरेक्शन अभी भी वही है जो पहले था। ठीक है, डायरेक्शन पे एक ही केस में अंतर पड़ता है, अगर के जो है अपने आप में नेगेटिव है। से मान लीजिए पहले ए ये था, ठीक है, अब उसमें हमने के से मल्टीप्लाई किया, के की वैल्यू 2 थी, तो अब ये क्या हो गया कि ये जो भी ये लेंथ था इसके दोगुना लेंथ हो जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा 2a। ठीक, मतलब मैग्नीट्यूड हमारा सेम, मैग्नीट्यूड हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो गया, बट डायरेक्शन हमारा सेम रह गया। लेकिन यदि अब ए ये है और के की जगह, मतलब के जो होता वो हमारा मान लीजिए हो जाता -2, ठीक है, तो अभी भी जो है वो नया वेक्टर जो है वो हमारा पहले वेक्टर की तुलना में दो गुनी लेंथ का ही होता है, लेकिन डायरेक्शन जो है पहले से, ये डायरेक्शन जो है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, यही चीज है कि यदि के जो है वो पॉजिटिव है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, यदि के जो है नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यदि के एक से बड़ा है तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, यदि के एक से छोटा है तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। ये चीजें हैं। ठीक है, स्केलर से जब हम, स्केलर क्वांटिटी से जब हम किसी वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें ये सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब देखते हैं, अभी तक तो हम लोग स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे थे वेक्टर से। अब है कि क्या होता है जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए और बी दो वेक्टर्स में, और उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो दो तरह के बेसिक प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, जिसमें से पहला है स्केलर प्रोडक्ट, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने दो वेक्टर्स कंसिडर किया है ए और बी, जिनको हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक, और इनके बीच की जो एंगल है वो ये फाई है। ठीक, इतनी बात हो गई। दो वेक्टर हमने लिया, उनको टेल टू टेल ड्रॉ किया, यहाँ टेल टू टेल हमने ड्रॉ कर लिया, और इन दोनों के बीच की जो एंगल है उसको हमने फाई मान लिया। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है ए डॉट बी का, या मतलब स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ ए डॉट बी से। ठीक है ना, ये जो नोटेशन है इसके कारण इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है ए बी कॉस फाई है, जहाँ ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये बी जो है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है।
और कॉस ऑफ फाई। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। इसको देखिए, अगर हमने ए, जैसे ऊपर भी हमने ड्रॉ कर रखा है, बट फिर भी हम लोग यहाँ देखते हैं, या यहीं पे देख लीजिए। अब ए तो ये है, ए वेक्टर, ठीक है। बी कॉस फाई क्या होगा कि बी कॉस फाई इस बी वेक्टर का, इस बी वेक्टर का जो कंपोनेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ए के ऊपर, तो बी कॉस फाई के बराबर होगा, यही तो होता है। तो या फिर ए वेक्टर, मतलब ये बी वेक्टर है, और इसके ऊपर ले जा करके हम कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। ए का जब हम कंपोनेंट लेंगे अलोंग बी, तो ये ए कॉस फाई के बराबर हो जाएगा। ये वाला जो लेंथ है वो ए कॉस फाई के बराबर होगा, और बी से मल्टीप्लीकेशन। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने दोनों वेक्टर में से कोई सा भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। जैसे मान लीजिए हमने ए ले लिया, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब बी कॉस फाई। या फिर बी ले लिया और उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए के कंपोनेंट को जो कि बी की डायरेक्शन में है ना? यही होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए एक और रिजल्ट है कि ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। एक और चीज, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें कहीं पे भी ये जो रिजल्ट रिजल्ट हमें मिला है ए डॉट बी का, उसमें कहीं पे भी कोई वेक्टर नहीं है। ठीक है ना, ये जो ए है ये भी एक मैग्नीट्यूड है, बी जो है वो भी एक मैग्नीट्यूड है, और कॉस फाई एक प्योरली एक नंबर है। ठीक है ना, तो ये चूंकि तीन अलग अलग नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए ये जो टोटल प्रोडक्ट निकल करके आया है ए बी कॉस फाई, ये स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ एक क्वांटिटी है ना। इसका कोई यूनिट भी हो सकता है, होता है। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए और बी से, तो इसका कोई मैग्नेट यूनिट भी होता है, बट ये वेक्टर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। एक और रिजल्ट है, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देखिए नंबर से सीधा, तो नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, अब डिफाइन करते हैं हम लोग। कुछ देर में हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इन चीज़ों का, ये जो हमने जस्ट पढ़ाई की है स्केलर प्रोडक्ट की, इसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। बट वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को, या इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसको हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होता है। पहले की तरह हमने अगेन दो वेक्टर्स कंसिडर किए हैं, ए और बी, जिसको हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल है वो फाई है। देखिए इन दोनों के बीच में ये एक एंगल ये भी हो सकता है, बट हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, जो स्मॉलर एंगल है उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है क्रॉस प्रोडक्ट का या वेक्टर प्रोडक्ट का, वो ये कहता है कि ए क्रॉस बी जो है वो एक वेक्टर होगा। वहां डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी जो था वो एक स्केलर था, स्केलर ही था। लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट हमें मिलता है प्रोडक्ट का, है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम वेक्टर तक बाद में पहुंचेंगे, पहले हम मैग्नीट्यूड जान लेते हैं कि अगर वेक्टर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना। मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए, या मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू। ठीक है, वहां कॉस था, यहाँ साइन है। ठीक है, अब एंगल पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज देखिए, डेफिनेशन ये कहता है कि एक क्रॉस, हम यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हमने ड्रॉ किया, यहाँ ए वेक्टर, यहाँ बी वेक्टर, ये मैंने ए ड्रॉ कर लिया, ये मैंने यहाँ पे बी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब डेफिनेशन ये कहता है कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा। वेक्टर होगा तो हमने मैग्नीट्यूड यहाँ जान लिया, डायरेक्शन क्या होगा, इसका कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। तो डेफिनेशन ये कहता है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका जो डायरेक्शन होगा वो
अब मान लीजिए ए और बी एक प्लेन में है, मान लीजिए यहाँ पे इस प्लेन ऑफ द पेपर में है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए और बी आपस में मिलके जिस प्लेन में होंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। मान लीजिए ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, तो इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन हम मान सकते हैं, तो जेड डायरेक्शन में होगा, है ना, जो ए क्रॉस बी है, ये डायरेक्शन होगा इसका। मैग्नीट्यूड हमने पहले पता कर लिया था, है ना। अब ये जो डायरेक्शन है, या तो प्लेन से आउटवर्ड हो सकता है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। कहने का मतलब, अगर ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, तो जो ए क्रॉस बी है वो प्लस जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है या माइनस जेड डायरेक्शन में हो सकता है। अब किस में होगा, प्लस जेड में होगा या माइनस जेड में होगा, ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड रूल, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, राइट हैंड रूल यूज करते हैं। अब ये राइट हैंड रूल का अर्थ ये है कि देखिए, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब इस केस में हमने मान लिया कि ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन में, ये किसी भी प्लेन में हो सकता है, बट हमने में हम मान लिया कि एक्स वाई प्लेन में है। तो अब जो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस है, तो हम लोग जेड एक्सिस के अलोंग जो है अपने हैंड को ऐसे, राइट हैंड को हम लोग उसको रैप कर लेंगे, ऐसे करके, देखिए ऐसे करके ना, जो जेड एक्सिस के अलोंग है उसको हम लोग रैप कर लेंगे, और अपने राइट हैंड को, ठीक है, और ए से ए ए की तरफ हमारा हाथ होगा, और हम अपने हाथ को ऐसे मूव करेंगे कि इसका डायरेक्शन बी की तरफ जाए। यहाँ देखिए, ये थीटा, ये फाई था हमारा, इस डायरेक्शन में हमको मूव करना है। मतलब फिर से समझिए कि हमने जेड एक्सिस के अलोंग हमने राइट हैंड को रैप किया, और ए से बी की तरफ हम मूव किए, ठीक है ना, अपने हाथ को, जो ये जो हमारे फिंगर टिप्स जो है, इसको हमने मूव किया। तब जो हमारे थंब का डायरेक्शन होगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। यही राइट हैंड रूल है, ठीक है। कुछ जगहों पे इसे, जो राइट हैंडेड स्क्रू होता है उससे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई स्क्रू है यहाँ पे, तो स्क्रू को अगर हम, राइट हैंडेड स्क्रू जो होता है वो राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करता है, तो मान लीजिए हम लोग ने स्क्रू को अगेन डाल लिया, कहाँ पे, जेड डायरेक्शन में है, और उसको रोटेट कराया फ्रॉम ए टू बी, तो अगर वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेज जाएगा तो ए क्रॉस बी इनटू द प्लेन ऑफ पेज होगा, अगर वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज जाएगा तो वो जो ए क्रॉस बी है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज होगा। इस प्रकार से हम लोग जो है इसका वो पता कर सकते हैं, डायरेक्शन ए क्रॉस बी। अब देखिए यहाँ लिखा है, पहले क्या था, स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर थे, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, ए बी साइन फाइव, लेकिन जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों? जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ बी अगर ऐसे है तो बी क्रॉस ए, अगर हम बी क्रॉस ए से आएंगे, मतलब अगेन हमने जेड एक्सिस के अलोंग अपने हाथ को, राइट हैंड को रख लिया, और बी से ए की तरफ हम जाएंगे, तो थंब हमारा नेगेटिव जेड के डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन जो यहाँ उल्टी हो जाती है, इसीलिए ए क्रॉस बी इज द नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। नेगेटिव क्या मतलब कि बी, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड दोनों का ए बी साइन फाइव ही होगा, बट डायरेक्शन म्यूचुअली ऑपोजिट है एक दूसरे के, इसीलिए हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ के हम लोग, जो मैं पहले कह रहा था कि कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। हम लोग पहले ये प्रूव करते हैं और फिर इसके कुछ और हम कोरोलरीज देखेंगे आगे। अब सपोज कीजिए यहाँ कह रहा है इस प्रॉब्लम में कि एक वेक्टर हमें दे दिया गया सीधा, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ए डॉट ए जो है वो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा सीधा, ठीक है। तो ए डॉट ए, ठीक है। अब ए डॉट ए क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का ही मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ फाई, जहां फाई क्या है, ए
और ए के बीच का एंगल है। अब ए और ए के बीच का क्या एंगल होगा, खुद ही वो वेक्टर है, तो जीरो एंगल होगा, है ना। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस जीरो। अब कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है ना। कॉस जीरो जो है वो वन होता है, ठीक। तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ फाई, जहां फाई अगेंस्ट जीरो है, तो ए स्क्वायर इंटू साइन जीरो। अब साइन जीरो जो होता है वो जीरो ही होता है, तो जीरो होता है, ठीक है। तो ये जीरो हो गया। अब हमने दोनों चीजें प्रूफ कर ली। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं, ये देखिए। आपको याद होगा कि हमने किसी लेक्चर में पीछे ये देखा था कि जो एक्स वाई जेड एक्सेस जो है, एक्स वाई जेड एक्सेस जो है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स थी उसको हम आई जे और के बोलते थे। यानी कि एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था उसको हम आई बोलते थे, मतलब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर था उसको हम आई बोलते थे। वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था उसको हम जे बोलते थे, और जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था उसको हम के बोलते थे, ठीक है। अब देखिए, ए डॉट ए स्क्वायर होता है, तो आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई स्क्वायर, है ना। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर है ना, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या है, वन ही है, तो वन होगा। तो आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब वन होंगे। लेकिन आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट जे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब वन इंटू वन इंटू, दोनों के बीच में क्या एंगल है, आई और जे के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री। अब कॉस 90 कितना होता है, जीरो, तो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। मतलब मतलब आई डॉट जे जीरो होगा, इसी प्रकार से जे डॉट के भी जीरो होगा, है ना। आई डॉट के भी जीरो होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिले हैं, है ना। इसी प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट जब हम इन इन यूनिट वेक्टर्स का निकालेंगे तो हम देख सकते हैं, हमें मिलेगा कि देखिए आई क्रॉस जे, अभी क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू। साइन क्या होगा आई क्रॉस जे का, मतलब इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है, वन, तो ये तो वन, मैग्नीट्यूड वन होगा। आई क्रॉस जे जो है एक वेक्टर हमें मिलेगा, तो वेक्टर किस डायरेक्शन, वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया, डायरेक्शन क्या होगा, अगेन आई क्रॉस से क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन में हुआ, तो हम जेड प्लेन में, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग अपने राइट हैंड को रख लेंगे और एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर टिप्स को कर्ल करेंगे। जब हम कर्ल करेंगे तो हमारा जो थंब है वो पॉजिटिव जेड के डायरेक्शन में होगा। तो ये पॉजिटिव जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के। आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर होगा। क्यों के बराबर होगा, क्योंकि एक वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड हमारा वन ही है, तो वन इंटू के, है ना। उसी प्रकार से जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के आई के बराबर होगा, के क्रॉस आई जे के बराबर होगा। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है ना। और आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जो है वो जीरो है और साइन जीरो जीरो होता है, तो आई क्रॉस आई जीरो होगा, जे क्रॉस जे जीरो होगा और के क्रॉस के जीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है अपने यूनिट वेक्टर्स के, ठीक है। अब हम आगे चल के एक और प्रॉब्लम देखते हैं। चलो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम मैंने लिया है ताकि कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, है ना, कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है। जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तो सिंपल प्रॉब्लम से चलेंगे, हम कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम लेकर के भी कंसेप्ट को और डीपली समझने की का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि हमें दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, जिसमें से ए और बी,
तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 यूनिट्स है और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 यूनिट्स है, ठीक है। और एंगल क्या है इन दोनों के बीच का, वो 60 डिग्री है, ठीक। अब ए डॉट बी हमें फाइंड करना है और ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस कितना है 60 डिग्री, है ना। ए कितना है, ए का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है इंटू बी का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट और कॉस 60 कितना होता है 1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 30 यूनिट्स, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, अब ए और बी को हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन में है ना। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगेन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 60 डिग्री। तो 10 इंटू 6 इंटू √3/2 आप अपना मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा √3/2 जो भी होता हो ना, 0.866 होता है वैसे तो, ठीक है। तो आप उससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना होगा, उतनी यूनिट्स होगी। और डायरेक्शन इसका ऑफ कोर्स, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मैं पीछे बताना भूल गया कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, एक तो मैंने बता ही दिया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है उसके फैक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। मतलब फैक्टर यहाँ क्या हुआ, ए और बी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर्स जो है उसके, जिन्होंने मिलकर क्रॉस प्रोडक्ट बनाया है, उसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए से भी परपेंडिकुलर होगा और बी से भी परपेंडिकुलर होगा जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आप समझ गए। अब जब हम ये समझ गए तो अब हम एक नई चीज देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। देखिए हमने जस्ट मैग्नीट्यूड और हमें डायरेक्शन पता था, हमने पीछे पढ़ा था किसी वीडियो में कि वेक्टर्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्लीटली। अगर दो सेट ऑफ हमें इंफॉर्मेशन दी गई हो तो वेक्टर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो सकता है। एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दी गई हो किसी रेफरेंस के अगेंस्ट, मतलब किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो हम उसको, वो उस वेक्टर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। दूसरा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि हमें दोनों का वो दे दिया गया हो, क्या कि यूनिट वेक्टर नोटेशन में क्या है, उसके कंपोनेंट्स दे दिए गए हैं, है ना। जो उसके कंपोनेंट्स हैं यदि वो दे दिए गए हैं तो हम, वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। मान लीजिए 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दे दिया गया हो तो अपने आप में ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। वहां से हम पता लगा सकते हैं कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस के साथ। इसी प्रकार से 3 डायमेंशनल वेक्टर में भी सिमिलर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इतनी बातें मैंने जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए बोली। अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि दो वेक्टर है ना, जिसको हमने यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखा है। हमने पीछे देखा था, आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं जहां हमने डिस्क्राइब किया था कि क्यों किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट यहाँ हमने देखा कि दो वेक्टर हैं, इसको हमने डिनोट किया है यूनिट वेक्टर्स के नोटेशंस में, के टर्म्स में, ठीक है। अब इसका हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ लिख लिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब हम इसको पार्ट बाय पार्ट मल्टीप्लाई करते हैं, right? तो देखिए इसमें क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, आगे चलते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक एक कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, है ना, प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के। हमने इस कंपोनेंट से ये पूरे बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ तक। अब हम लोग अगले कंपोनेंट में बढ़ते हैं, इस कंपोनेंट से। तो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, है ना, प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के।
अब हमने इस कंपोनेंट से पूरे बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीसरा कंपोनेंट बचा रह जाता है ए का, तो ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे, और प्लस में यहाँ हो जाएगा ए जेड बी जेड के डॉट के। अब हमने ऊपर देखा है पिछले प्रॉब्लम में कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के तीनों की मैग्नीट्यूड जो है, तीनों की वैल्यू जो है 1 के बराबर होती है, और बाकी सारे डॉट प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो आई जे और के बीच में है वो 0 हो जाता है। तो देखिए हमारा ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये आई डॉट के वाला भी 0 हो जाएगा, जे डॉट आई वाला भी 0 हो जाएगा, जे डॉट के वाला भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? ये पार्ट सर्वाइव करेगा ए एक्स बी एक्स वाला, और ए वाई बी वाई वाला, और ए जेड बी जेड वाला। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यानी कि हमने देखा कि अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं यूनिट वेक्टर नोटेशन में, तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो सिंपली हम लोग कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट से, मतलब ए एक्स से बी एक्स को, ए वाई से बी वाई को, और ए जेड से बी जेड को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन तीनों टर्म्स को आपस में ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है ये। इसी प्रकार से अगर हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है और वो भी यूनिट वेक्टर नोटेशन में है, तो कैसे होगा? हम कंपोनेंट बाय कंपोनेंट यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या टर्म मिलेगा? देखिए हमें मिलेगा आई क्रॉस ए एक्स बी एक्स का आई क्रॉस आई मिलेगा। तो आई क्रॉस आई तो 0 हो रहा था, है ना? वहां पे डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई 0 होगा, है ना? हमने ऊपर प्रूफ किया है। तो आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा हमारा। हमारा आई का जो मल्टीप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट, वो जे और के साथ सर्वाइव करेगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा ये? ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, है ना, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। ठीक, ये हो गया। हमने इस वाले टर्म को कंसिडर कर लिया, इन पूरे बी से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ आई क्रॉस आई से मल्टीप्लाई करते तो 0 होता है, इसलिए हम उस टर्म को नहीं लिखा है। अब हम ए वाई पे आते हैं। अब देखिए ए वाई वाले टर्म जो है, ए वाई जे भी जो है, उसका जब हम इस जे से मल्टीप्लीकेशन लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो 0 हो जाएगा। तो बचेंगे बस ये दोनों टर्म वाले मल्टीप्लीकेशन जो हम ऐड करते हैं। देखिए ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ये वाला जो होगा मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का आपस में, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जे क्रॉस जे 0 होता है। लेकिन ए वाई बी जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। ठीक, अब लास्ट टर्म हमारा बचता है ये वाला ए जेड के वाला। अगेन इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म से जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सरवाइव करेगा। तो प्लस में हम लिखेंगे ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे। ठीक, अब पीछे वाले प्रॉब्लम में आप जाके देख सकते हैं, आप वापस जा सकते हैं इस वीडियो में। हमने वहां देखा था आई क्रॉस जे होता है वो 1 के, मतलब ये सारे जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट हैं उनकी मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, बस डायरेक्शन में अंतर पड़ेगा। तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन के होता है ना? तो आई क्रॉस जे जो होता है वो के हो जाता है। तो हम लोग लिख लेते हैं ए एक्स बी वाई के। ठीक, आई क्रॉस जे ये हमने ये टर्म ले लिया। ठीक है,
अब ये देखिए, आई क्रॉस के क्या होता है? तो के क्रॉस आई जो है वो जे के बराबर होता है। आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे के बराबर होगा। तो यहाँ माइनस ए एक्स बी जेड जे, ये हो गया। अब ये वाला टर्म हमने ले लिया। अब जे क्रॉस आई कितना होगा? माइनस आई क्रॉस जे के बराबर होगा। आई क्रॉस जे क्या होता है? के। तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। तो यहाँ हम लोग माइनस लिखते हैं, माइनस ए वाई बी एक्स के, हमारा ये टर्म भी हो गया। जे क्रॉस के क्या होता है? आई के बराबर, ठीक है ना? तो ये एज इट इज रह जाएगा, प्लस ये प्लस में ही रह जाएगा, ए वाई बी जेड आई, है ना? ये टर्म आ गया हमारा। अब इस टर्म को देखें, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई जो होगा वो जे के बराबर होगा, ठीक है? तो प्लस ए जेड, ए जेड बी एक्स आई, ठीक है? एक मिनट, जे क्रॉस के आई होता है, ओके, के क्रॉस आई कितना होगा? आ, जे के बराबर होगा ना, ये जे के बराबर होगा, के क्रॉस आई जे के बराबर होगा। तो ये हो गया, तो ये टर्म आ गया हमारा। और ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, है ना? तो जे क्रॉस के चूंकि आई के बराबर होता है, तो के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ माइनस ए जेड बी वाई आई। अब हमने सारे टर्म्स ले लिए। अब हम कॉमन टर्म्स को फैक्टर आउट कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे आई और आई वाले हम पहले ले लेते हैं, कहाँ कहाँ है ये दोनों terms, ठीक है? हम लिखते हैं ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई। ये टर्म दोनों हमारे आ गए। अब जे वाले टर्म लेते हैं, कहाँ कहाँ है जे? ये और ये। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे, ठीक है? और बचा क्या? के वाले टर्म्स। तो ये दोनों टर्म्स हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। या तो आप वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, या एक और भी तरीका होता है जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स की यूज करते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट। तो ए क्रॉस बी जो है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिए, आई जे के, और फिर ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये हमने लिख लिया है इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब इसका आप निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट इस पहले रो के लॉन्ग। ये आप, आई होप आपको निकालने आता होगा। तो आप जब वो करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब ओके, सो आज की वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट देखा कि कैसे तीन तरह के वेक्टर प्रोडक्ट हो सकते हैं। एक पहला ये कि हमने एक स्केलर लिया और उसी से हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। वहां हमने क्या देखा कि अगर जो स्केलर क्वांटिटी है के, है ना, वो अगर एक से बड़ी है, तो जो वेक्टर है, गिवन वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। अगर स्केलर क्वांटिटी जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक से छोटी है, तो जो गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड रिड्यूस होगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि अगर के पॉजिटिव है तो जो प्रोडक्ट के ए है उसका डायरेक्शन ए के ही डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन यदि के नेगेटिव है तो जो प्रोडक्ट के ए है उसका डायरेक्शन ए के ऑपोजिट हो जाएगा।
ये हमने पॉइंट देखा था। उसके बाद हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जो कि क्या था, ए डॉट बी क्या था, दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के बीच का जो एंगल है, मान लीजिए हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, फाई से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हमने देखा था, है ना। अगर ये दिया गया है आपको यूनिट वेक्टर के नोटेशन में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये देखा हमने। हमने ये भी देखा कि आई इक्वल टू जे इक्वल टू के इक्वल टू 1, और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू आई डॉट के, और इनके सारे ऑपोजिट फॉर्म में भी वो सारे के सारे जीरो होते हैं। हमने ये भी देखा था कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ठीक, ये चीजें हमने देखी थी यहाँ पे। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में आए थे तो हमने ये पाया था कि ए क्रॉस बी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अनलाइक द डॉट प्रोडक्ट ना। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, ये होता है। और जो वेक्टर होता है उसको हम लोग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं कि डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड रूल या राइट स्क्रू रूल भी, ठीक है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ठीक, हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट का। पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है, जे क्रॉस के जो होता है वो आई होता है, और के क्रॉस आई जो होता है वो जे के बराबर होता है। ये चीज हमें मिल गया था। जब हम उल्टा करेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा। और इनका आपस में डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जो है आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ये सब जो है 1 के बराबर है, सॉरी 0 के बराबर। ठीक, ये हमने देखा था। अब दो वेक्टर्स हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग सीधा बहुत इजीली डिटर्मिनेंट के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख के। ठीक है, जब हम ऐसे लिखेंगे तो हमें मिल जाएंगे। तो इतनी क्वांटिटी, इतने सारे टॉपिक्स हमने पढ़े आज के वीडियो में, और हमने सर्टेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक्स आज कवर किए गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। यदि आपको चीज़ें वैल्यूएबल लगी हो तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप चैनल पर जाकर के और भी वीडियो देख सकते हैं फिजिक्स के, जो मैं कंटिन्यूअसली रेगुलर इंटरवल्स पे अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू कि आपने ये हमारा लेक्चर देखा, और आप सभी को गुड लक आपके फिजिक्स की स्टडीज के लिए। अच्छे से फिजिक्स पढ़िए, बहुत सारा एंजॉय कीजिए, और हम मिलेंगे फिर से किसी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।